हेलो। तो मैं आप सबको वेलकम करता हूँ सॉलिड स्टेट की लेक्चर नंबर फर्स्ट में। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th पेपर ए और उसका यूनिट पहला हम स्टार्ट करेंगे आज, ठीक है। तो दैट विल बी सॉलिड स्टेट। तो ठीक है, तो शुरू करेंगे आज हम सॉलिड स्टेट, ठीक है। तो सॉलिड स्टेट को पढ़ने से पहले हम यहाँ पे थोड़ी सा डिस्कस करेंगे मैटर के बारे में, ठीक है। मैटर, तो आपको पता होगा कि मैटर जो है एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज़ मास, उसको हम मैटर बोलते हैं। दैट मीन्स ऐसा कोई चीज़ जिसके पास वजन होगा और उसका कुछ स्पेस वो कुछ कैरी करता होगा, उसको हम मैटर बोलते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ एनीथिंग विच occupies space and has a mass known as matter, उसको हम मैटर बोलते हैं, ठीक है। तो मैटर सिंपली जैसे मेरे पास ये पेन है, मैटर है, ठीक है। कोई स्टोन है, उसके पास वजन भी होता है, जगह भी कैरी करता है, तो वो भी हमारे पास एक मैटर है, ठीक है। तो यहाँ पे क्लासिफिकेशन देख लेते हैं पहले मैटर की, पढ़ा ही होगा क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। इसमें हमारे पास होता है सॉलिड्स, उसके बाद यहाँ पे लिक्विड, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ठीक है। अब यहाँ पे सॉलिड में क्या होता है, इसमें जो अरेंजमेंट होता है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का वो बहुत ही क्लोज होता है। दैट मीन्स जो एटम्स, आयन्स या मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, वो एक दूसरे के बहुत ही नज़दीक रहते हैं। तो उस वजह से उनमें जो बाइंडिंग फोर्स ऑपरेट होता है वो बहुत स्ट्रांग होता है। तो सिंपली हम ये बोलते हैं कि जो सॉलिड्स होते हैं उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे स्ट्रांग इंटर molecular force of attraction, ठीक है। अब इनमें जो रहेगा लिक्विड्स के अंदर, ठीक है, इनमें मॉडरेट रहेगा और इनमें क्या रहेगा, वेरी वीक, ठीक है। तो इनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो रहेगा बहुत ही कमज़ोर रहेगा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जो एक दूसरे से बहुत दूर रहते हैं, क्योंकि गैस से गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे से बहुत फर हुए रहते हैं, जिस वजह से इनमें क्या होता है, जो बाइंडिंग फोर्स ऑपरेट होता है वो बहुत ही कमज़ोर होता है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट यहाँ पे, इनमें क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस, intermolecular distance is very small, तो ये भी एक पॉइंट है कि इनमें जो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस है बहुत छोटी होगी। ऑब्वियसली अगर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एक दूसरे के नज़दीक रहे, ऑब्वियसली उनके दरमियान डिस्टेंस भी बहुत कम रहेगी, ठीक है। तो इनमें क्या रहेगा, इंटरमीडिएट रहेगा। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के दरमियान जो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस रहेगी वो इंटरमीडिएट रहेगी, ठीक है। इनमें यहाँ पे वेरी हाई, ठीक है, इसमें हाई रहती है। इसके बाद यहाँ पे देख लो इसकी थर्मल एनर्जी, हैविंग लेस थर्मल एनर्जी। अब यहाँ पे सॉलिड्स की अगर यहाँ पे हम देख लेंगे, इनके पास थर्मल एनर्जी बहुत कम होते हैं, क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं उनका फ्री मोमेंट यहाँ पे अच्छा खासा नहीं होता है। तो अगर फ्री मोमेंट कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का अच्छा नहीं है तो हम ये बोल सकते हैं इनकी थर्मल एनर्जी जो है वो बहुत कम होती है। तो इनमें अगेन इंटरमीडिएट होता है, ठीक है। इनमें हाई होती है, ठीक है। जो हमारे पास गैसेस होते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स दूर होते हैं, जिनकी वजह से इनमें क्या रहेगा, जो मोमेंट रहेगा वो अच्छा खासा रहेगा और जिसकी वजह से थर्मल एनर्जी भी हाई रहेगा इनमें, ठीक है। तो ये हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स थी, ठीक है। तो इसके बाद हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड्स पढ़ेंगे, जो हमारा बेसिकली अब यूनिट शुरू हो रहा है।
यहाँ पे अब जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड्स हम पढ़ेंगे, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड्स, पहली बात जो सॉलिड हमारे पास होते हैं इनके पास क्या होता है, डेफिनिट शेप, साइज एंड वॉल्यूम होता है, ठीक है। तो इनका जो वॉल्यूम रहेगा, शेप रहेगा, साइज रहेगा, वो फिक्स्ड रहेगा, जिसमें कोई चेंज नहीं आती है, ठीक है। तो उस तरह से हम यहाँ पे लिख सकते हैं, दिस हैव डेफिनिट शेप, साइज एंड वॉल्यूम। हाँ, अभी दूसरा पॉइंट कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो इनमें रहेगा वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग रहेगा, जिसकी वजह से इनमें क्लोज पैकिंग होती है, ठीक है। हैविंग स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, attraction between the constituent particles, due to which they are closely packed, ठीक है। ये क्लोजली पैक्ड रहते हैं, ठीक है। अब इनमें क्या होता है, जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग रहेगा, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑब्वियसली वो क्लोजली पैक्ड तो ही रहेंगे फिर, ठीक है। अरेंजमेंट जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का इनमें रहेगा वो बहुत ही, यहाँ पे आप देखने को मिलेगा कि वो क्लोजली पैक्ड रहेगा, ठीक है। इसके बाद दिस सॉलिड्स are highly rigid, ये हाईली रिजिड भी होते हैं, ठीक है। तो सॉलिड्स की बात अगर हम करें तो ये आपको हार्ड और रिजिड भी मिलेंगे, ठीक है। ऑब्वियसली इनका भी रीज़न जो है कि जो अगेन बाइंडिंग फोर्स जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के दरमियान है वो जो यहाँ पे ऑपरेट करेगा वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। यहाँ पे तीसरा पॉइंट हम लिख सकते हैं, ये जो सॉलिड्स हमारे पास होते हैं, दिस सॉलिड्स हैव लेस कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेसिबिलिटी भी इनके दरमियान बहुत ही कम होती है। दैट मीन्स अगर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एक दूसरे से बहुत दूर है तो आप पिस्टन या कोई सम एक्सटर्नल फोर्स आप उनको नज़दीक कर सकते हो, ठीक है, उनको क्लोज ला सकते हो। पर सॉलिड्स में क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑलरेडी एक दूसरे के बहुत ही नज़दीक होते हैं, जिस वजह से क्या होता है आप उनको ज़्यादा कंप्रेस और नहीं कर सकते हो, तो इनमें कंप्रेसिबिलिटी भी क्या होती है, लेस होती है, ठीक है। तो ये कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हमने देखा कि डेफिनिट शेप, साइज एंड वॉल्यूम रहेगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनमें क्या रहेगा, बहुत ही स्ट्रॉन्ग रहेगा, जिसकी वजह से ये क्लोजली पैक्ड रहेंगे। उसके बाद इनमें ये हाईली रिजिड होंगे, ठीक है। और सॉलिड्स में क्या होता है, लेस कंप्रेसिबिलिटी होती है, ठीक है। और मेल्टिंग और usually having high melting and boiling point, ठीक है, ठीक है। जैसे बॉइलिंग पॉइंट को छोड़ी तो क्योंकि हम सॉलिड की बात यहाँ पे कर रहे हैं, तो नॉर्मली अगर आप देख लोगे इनका जो मेल्टिंग पॉइंट भी है वो बहुत हाई रहता है, ठीक है। क्योंकि ओबियसली अगर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के दरमियान अरेंजमेंट क्लोज है तो हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी लगेगी, उनके दरमियान जो बॉन्डिंग रहेगी, उनके दरमियान जो सॉर्ट ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करता होगा उसको तोड़ने के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा कि इनमें जो मेल्टिंग पॉइंट यूजुअली वो हाई रहेगा, ठीक है। सो दिस इज जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सॉलिड्स। तो यहाँ पे अब हमारे पास सॉलिड्स के 2 टाइप्स होते हैं, ठीक है। तो सॉलिड्स के हमारे पास 2 टाइप्स होते हैं,
एक को हम बोलते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड, और दूसरा हमारे पास और एक टाइप सॉलिड का रहेगा जिसको हम बोलते हैं एमॉर्फस सॉलिड्स। ठीक है, तो यहाँ पे टाइप्स ऑफ सॉलिड्स। ठीक है, तो नंबर फर्स्ट हमारे पास यहाँ पे एक होगा क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, और ये यहाँ पे हमारे पास होगा एमॉर्फस सॉलिड्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में हम क्या देख लेंगे, दीज सॉलिड्स हैव रेगुलर, और इनमें से डेफिनिट रेगुलर 3-dimensional 3D arrangement of the constituent particles। अगर बात करते हैं हम क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की, तो इनकी एक खासियत ये भी रहेगी कि इनमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स रहेंगे, ठीक है, उनका जो अरेंजमेंट होगा वो रेगुलर होगा, उसमें कोई वेरिएशन नहीं होगी। ठीक है, जैसे देखो अगर ये कुछ अरेंजमेंट यहाँ पे हमारे पास सपोज ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है, आपको सेम टाइप का पैटर्न मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, और ये लॉन्ग ऑर्डर तक रहेगा। ठीक है, इस तरह दैट मीन्स यहाँ पे एक टाइप एक अरेंजमेंट आप यहाँ देखने को मिलेगा। ठीक है, जिसमें आप क्या देख लोगे कि जो ये लॉन्ग रेंज ऑर्डर का रहेगा। ठीक है, मतलब बहुत ही लॉन्ग रेंज होगा। अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं एमॉर्फस सॉलिड्स की, उनमें तो रेगुलर अरेंजमेंट हो सकता है पर वो शॉर्ट रेंज हो सकता है, और इन सिंपली हम नक्शल में क्या बोलते हैं कि इनमें कोई भी रेगुलर अरेंजमेंट नहीं होता है, अगर होता भी है वो शॉर्ट रेंज होता है। ठीक है, the solids having the solids do not have the regular arrangement of the constituent particles। ठीक है, जैसे देखो अगर यहाँ पे अरेंजमेंट आप देख लोगे, देखो कुछ टाइम तक यहाँ पे आपको मिलेगा, दैट मीन्स देखो सेम स्ट्रक्चर यहाँ पे रिपीट होता है। अब यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि ये कुछ इस तरह बन सकता है, अभी यहाँ पे कुछ इस तरह बन सकता है, यहाँ पे कुछ इस तरह कुछ बन सकता है। दैट मीन्स यहाँ पे आपको एक रेगुलर पैटर्न जो 3-dimensional अरेंजमेंट होगा उसमें आपको रेगुलर पैटर्न नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह का सॉलिड अगर आपके पास है तो उसको हम एमॉर्फस सॉलिड के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इस पॉइंट को आप नोट कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद पॉइंट नंबर 2, देखो अब पॉइंट नंबर 2 यहाँ पे these solids have sharp melting point। देखो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको कि इनका जो मेल्टिंग पॉइंट रहेगा वो शार्प रहेगा। शार्प मतलब कि जब मेल्टिंग पॉइंट किसी भी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे आ जाएगा, उसी पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर ये एब्रप्टली अपने स्टेट को चेंज करते हैं। ठीक है, दैट मीन्स किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर जब आ जाएगा इनका तो इनका मेल्टिंग पॉइंट पहुंच जाएगा, एब्रप्टली ये उसी टेम्परेचर के ऊपर मेल्ट होंगे, तभी हम बोलते हैं इनमें जो मेल्टिंग पॉइंट रहता है वो शार्प रहता है। अब इनमें क्या है, these solids have the range of melting points। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, एमॉर्फस सॉलिड्स में क्या होता है कि इनमें जो मेल्टिंग पॉइंट वो शार्प नहीं रहेगा, मतलब किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर आया तो ये मेल्ट होगा, ऐसा कुछ मिलेगा नहीं आपको, बल्कि ये पहले टेम्परेचर को धीरे धीरे एब्जॉर्ब करेंगे, अपने स्टेट को धीरे धीरे चेंज। जैसे प्लास्टिक है हमारे पास, अगर हमें उसको मेल्ट करना है, पहले जब आप उसको हीट करते हो तो धीरे धीरे वो पिघलना शुरू करता है, धीरे धीरे दैट मीन्स रेंज ऑफ टेम्परेचर पे वो मेल्ट शुरू करना होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो
these solids have these solids are, ये हमारे पास जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं ये एनआइसोट्रॉपिक इन नेचर, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, एनआइसोट्रॉपिक इन नेचर। ठीक है, अब ये एनआइसोट्रॉपिक का क्या मतलब होता है? देखो एनआइसोट्रॉपी यहाँ पे अगर आप देख लोगे कि जो हमारे पास सॉलिड्स रहेंगे उनमें जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ अगर हम कुछ देख लेंगे डिफरेंट डायरेक्शन के अंदर आपको यहाँ पे डिफरेंस मिलेगा, वो सेम नहीं मिलेगा। ठीक है, जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हुआ, थर्मल कंडक्टिविटी हुआ, थर्मल रेजिस्टिविटी हुआ, अगर आप डिफरेंट डायरेक्शन में देखते हो सॉलिड के अंदर, ठीक है, तो आपको वो प्रॉपर्टी आपको क्रिस्टलाइन सॉलिड में सेम नहीं मिलेगी। तो उस तरह से हम बोलते हैं कि ये एनआइसोट्रॉपिक नेचर के होते हैं। दैट मीन्स यहाँ पे हम बोल सकते हैं द फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक, जैसे हमारे पास क्या है, थर्मल कंडक्टिविटी, थर्मल resistivity, refractive index, etc. do not remains same in the different directions, in the different directions। ठीक है, तो डिफरेंट डायरेक्शंस में हम क्या देख लेंगे, यहाँ पे ये जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो वेरिएशन खाएंगे, वो चेंज होते रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या देख लेंगे, these solids are isotropic in nature, isotropic in nature। ठीक है, आइसोट्रॉपिक का क्या मतलब यहाँ पे हुआ कि ये जो सॉलिड्स है इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी, अगर आप यही प्रॉपर्टी जैसे फिजिकल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड ऑल दे, ठीक है, आपको ये सेम मिलेंगे, विल बी सेम इन ऑल द डायरेक्शंस, ठीक है, यहाँ पे ऑल द डायरेक्शंस पे आपको ये सेम मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे एनाइसोट्रॉपिक और आइसोट्रॉपिक नेचर हमने देखा कि सॉलिड जो हमारे पास क्रिस्टलाइन होते हैं, ठीक है, ये ऐसे सॉलिड्स होते हैं कि इनमें क्या होता है कि जो फिजिकल प्रॉपर्टी, जैसे हम थर्मल कंडक्टिविटी देखें, थर्मल रेजिस्टिविटी देखें, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखें, ये सेम प्रॉपर्टी के नहीं रहेंगे डिफरेंट डायरेक्शंस पे। ठीक है, पर यहाँ पे ये सेम मिलेंगे आपको इन केस ऑफ एमॉर्फस सॉलिड्स। ठीक है, तो ये भी कुछ पॉइंट्स हैं, इनको नोट करके जवाब। अब देखो these solids, next point, these solids have the definite heat of fusion, ठीक है, इनमें हीट ऑफ फ्यूजन डेफिनेट रहेगा। दैट मीन्स अगेन यहाँ पे अगर सॉलिड से ये लिक्विड स्टेट के अंदर चले जाते हैं, चेंज करते हैं अपने स्टेट को, दैट मीन्स ये किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर जब इनका आ जाएगा तो ये अपने स्टेट को एब्रप्टली चेंज करेगी। ठीक है, तो उसका मतलब हुआ कि इनका जो हीट ऑफ फ्यूजन है वो डेफिनेट रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे डू नॉट हैव द डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है, इनमें हीट ऑफ फ्यूजन डेफिनेट नहीं होगा। ठीक है, और इनमें these are called true solids। इनको हम ट्रू सॉलिड्स के नाम से जानते हैं, और इनको हम these are known as
सीडो सॉलिड्स और इनमें से फॉल सॉलिड्स, ठीक है, सीडो सॉलिड्स, फॉल सॉलिड्स, ठीक है, ठीक है। तो एमआरएफएस सॉलिड्स का दूसरा नाम सीडो सॉलिड्स, दैट मीन्स ये फॉल सॉलिड्स होते हैं, ठीक है, क्योंकि आप लोगों ने पहले भी देखा इनमें जो पैटर्न जो है अरेंजमेंट का वो रेगुलर नहीं होता है, इनमें तो होता है, ठीक है, और इनको हम ट्रू सॉलिड्स बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे गिलास, ठीक है, जो गिलास हमारे पास होता है क्या वो ट्रू सॉलिड है कि एमॉर्फस सॉलिड है, ठीक है। तो जो हमारे पास गिलास होता है, ठीक है, वो एक एमॉर्फस सॉलिड होता है, सीडो सॉलिड होता है, ऐसा क्यों, ठीक है। देखो देखो यहाँ पे बेटा, वाई ग्लास इज अ सीडो सॉलिड, सीडो सॉलिड, ये गिलास हमारे पास अब सीडो सॉलिड क्यों है, ठीक है। देखो बेटा, सॉलिड्स में एक प्रॉपर्टी होती है कि इनमें फ्लूइडिटी नहीं होती है, ठीक है, दैट मीन्स जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो फ्लो नहीं करते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से क्या बोलते हैं हम कि जो ये सॉलिड्स होते हैं इनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो वाइब्रेट करते हैं, ऑसिलेट करते हैं मीन पोजीशन के ऊपर, जैसे सॉलिड हुआ, ये सॉलिड, ठीक है, इनके दरमियान जो बाइंडिंग फोर्स होता है, ठीक है, तो वो बहुत मजबूत होता है, जिसमें क्या होता है कि ये एटम्स जो है एक दूसरे मतलब ये यहाँ पे ऑसिलेट करते हैं, ये अपनी जगह को नहीं छोड़ सकते हैं, ठीक है, दैट मीन्स ये वाइब्रेट करते हैं, ऑसिलेट करते हैं मेन पोजीशन के ऊपर, ठीक है। पर गिलास में क्या देखा है, अगर आप कोई भी ओल्ड बिल्डिंग है आप लोगों के पास, ठीक है, तो आप ऑब्जर्व करोगे उसको 100 आफ्टर 100 years, आई कैन से दैट मीन्स इफ यू विल ऑब्जर्व दैट विंडो, ग्लास विंडो, आफ्टर 100 years you will see that it is thick at the bottom and thin at the top. Why? देखो इसमें क्या होता है, अगर देखो कुछ 100 साल पहले कुछ ये अरेंजमेंट था गिलास का, ये उसके बाद आप 100 years बाद आप ऑब्जर्व करते हो धीरे धीरे से ये पतला हो जाता है ऊपर, इस तरह पतला हो जाता है, और यहाँ पे अब ये थिक शुरू होना होता है, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंटली देखा गया है कि इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है वो फ्लो कर रहे हैं, ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइडिटी शो करते हैं, शोज द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइडिटी, ठीक है। अब सॉलिड्स की ये प्रॉपर्टी है नहीं, ठीक है, क्योंकि उसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है मेन पोजीशन के ऊपर सिर्फ ऑसिलेट करते हैं, ऑसिलेट एट द मेन पोजीशंस, ठीक है। इन केस ऑफ सॉलिड्स लिख सकते हो, इन केस ऑफ सॉलिड्स कॉन्स्टिट्यूएंट particles oscillate at the mean position, at their mean positions, ठीक है, ओके। दैट मीन्स इनमें क्या देख लोगे आप कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है वो फ्लो कर रहे हैं, ठीक है, कि उनके पास टेंडेंसी ऑफ फ्लोइंग है, फ्लूइडिटी है, जिस वजह से ये बॉटम में थिक होता है और टॉप पे थिन होता है, ठीक है, जिस वजह से ये ट्रू सॉलिड नहीं होता है, ये एक एमॉर्फस सॉलिड होता है गिलास। तो ये बहुत रिमेंबर, बहुत ही इंपॉर्टेंट, आपको ये पॉइंट याद रखना है कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं द constituent particles of the glass shows the property of fluidity, the property of fluidity, due to which it is thick
at the bottom and thin at the top if observed after hundreds of years. ठीक है, दैट मीन्स जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं गिलास के, ये प्रॉपर्टी करते हैं शो फ्लूइडिटी के, जिसकी वजह से ये थिक होता है बॉटम पे और थिन होता है टॉप पे, क्योंकि इसमें हमने क्या देखा है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है वो मूव कर लेते हैं। ठीक है, तो दिस इज आवर टुडेज लेक्चर, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन बाय बाय।